स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की श्रृंखला चलाई जा रही है। इस श्रृंखला के अंतर्गत अगला वीडियो आप लोगों के सामने है। इसमें सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं या आगे पूछे जाने की संभावना है, ऐसे प्रश्नों का संकलन आपको दिया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पार्ट। पहला प्रश्न है, भविष्य का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप को भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है। दूसरी बात, अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। यानी अंध महाद्वीप पूछा जाए या भविष्य का महाद्वीप पूछा जाए, आपका जवाब होगा अफ्रीका महाद्वीप। दूसरा प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप यानी मोरक्को को यूरोप महाद्वीप में जो स्पेन है उससे अलग कौन करता है? तो आपका जवाब होगा जिब्राल्टर संधि। अब यहाँ पर देखिए, दो प्रश्न पूछा जा सकता है। आपसे यह पूछा जा सकता है कि मोरक्को को स्पेन से कौन सी जल संधि अलग करती है? तो आपका जवाब होगा जिब्राल्टर जल संधि। दूसरा प्रश्न महाद्वीप से संदर्भ में पूछा जा सकता है कि अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को पृथक करने वाली कौन सी जल संधि है? तो आपका जवाब होगा जिब्राल्टर जल संधि। यानी दोनों प्रकार के प्रश्नों के लिए आपको प्रिपेयर रहना होगा। अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आपका जवाब होगा विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी का उद्गम किस जगह से है? तो आपका जवाब होगा विक्टोरिया झील से विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी का उद्गम स्थान है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो आपका जवाब होगा अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल स्थित है। अगला प्रश्न है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन से देश शामिल हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार विभिन्न आयोगों में पूछा गया प्रश्न है। तो आपका जवाब होगा सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। ये किस में शामिल है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं देश के नाम, सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। अगला प्रश्न है, कालाहारी मरुस्थल कहां पर है? तो आपका जवाब होगा कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि गोल्ड कोस्ट के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा, घाना को गोल्ड कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। किसको? घाना को। अगला प्रश्न है, आसवान बांध किस नदी पर बना है? तो आपका जवाब होगा आसवान बांध नील नदी पर बना है। अगला प्रश्न है, निग्रीटो मूल निवासी हैं कहां के? तो आपका जवाब होगा अफ्रीका महाद्वीप के मूल निवासी निग्रीटो हैं। ठीक है, निग्रीटो कहां के मूल निवासी हैं? अफ्रीका महाद्वीप के। अगला प्रश्न देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज किसके द्वारा की गई? तो आपका जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज कैप्टन कुक के द्वारा की गई। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, कैप्टन कुक के द्वारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज की गई। अगला प्रश्न है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहां पर स्थित है? तो आपका जवाब होगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है कहां पर? पर्टिकुलर प्लेस की बात पूछ रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया में एक क्वींसलैंड राज्य है, उसके उत्तर पूर्वी तट पर ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो आपका जवाब होगा ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, जो कि सिडनी को पर्थ से जोड़ता है। ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है। किसको किससे जोड़ता है? सिडनी को पर्थ से, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में जो प्रमुख मरुस्थल है वो कौन कौन से हैं? यह भी प्रश्न बहुत पूछा गया है। गिब्सन पूछा जाए, गिब्सन मरुस्थल कहाँ है? तो सीधे ऑस्ट्रेलिया। सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया, सिम्पसन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया, तनामी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए। अगला देखिए, प्यासी भूमि का देश या लैंड ऑफ कंगारू के नाम से किसको जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश और लैंड ऑफ कंगारू के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण खान कौन सी है? तो कालगुरली और कूलगार्डी, ये दो प्रसिद्ध खाने कहां पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। क्या नाम है उसका? कालगुरली और कूलगार्डी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ऑस्ट्रेलिया के भेड़ केंद्र पर काम करने वाले मजदूरों को क्या कहा जाता है? तो उसके लिए एक पर्टिकुलर शब्द है जिसका नाम है जेकारू। यानी जेकारू का संबंध किससे है? ऑस्ट्रेलिया के जो भेड़ केंद्र हैं उन पर काम करने वाले मजदूरों को जेकारू कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका महाद्वीप किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में कि दक्षिणी गोलार्ध में? तो आपका सीधा जवाब होगा अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज किसने की थी? तो आपका जवाब होगा जेम्स कुक ने अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज की थी। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाए थे। कौन? जेम्स कुक महोदय। इन्होंने अंटार्कटिका महाद्वीप की तो खोज की थी लेकिन मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाए। और मुख्य भूमि की खोज किसने की अंटार्कटिका महाद्वीप पर? तो आपका जवाब होगा फेबियन वेलिंग शॉसेन। फेबियन वेलिंग शॉसेन ने अंटार्कटिका महाद्वीप के मुख्य भूमि की खोज की थी। अगला प्रश्न है, श्वेत महाद्वीप के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है? तो आपका जवाब होगा अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। और अंटार्कटिका महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है।
प्रश्न पूछा जाए विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप, तो सीधे आपका जवाब होगा अंटार्कटिका महाद्वीप, श्वेत महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप। अगला प्रश्न देखिए, न्यूजीलैंड की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो आपका जवाब होगा न्यूजीलैंड की खोज आबेल तस्मान के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? आबेल तस्मान के द्वारा। अगला प्रश्न है, दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? तो याद रखिएगा न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो आपका जवाब होगा माउंट कुक न्यूजीलैंड का सर्वोच्च शिखर है। अगला प्रश्न है, माओरी कहाँ के मूल निवासी हैं? तो आपका जवाब होगा न्यूजीलैंड के मूल निवासी हैं। कौन? माओरी। माओरी कहाँ के मूल निवासी हैं? न्यूजीलैंड के। अगला प्रश्न देखिए, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो आपका जवाब होगा कीवी। कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। इसी प्रकार अगर भारत के संदर्भ में पूछा जाए कि भारत का मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो आपका जवाब होगा केरल। अगर पूछा जाए कि अरब की रानी किसे कहा जाता है? तो कोची, जो कि केरल में है। और अगर पूछा जाए पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? तो कोची, केरल को। याद रखिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न संविधान से है। मौलिक अधिकार के बारे में थोड़ी चर्चा देख लीजिए। मौलिक अधिकार भाग 3 में है और मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। ये तो क्लियर कट है, आप लोगों ने जब भाग पढ़ा था तो उसमें इसको देखा था। मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यानी हिंदी में अधिकार पत्र कहा जाता है। और जब मूल संविधान में की बात करेंगे तो उसमें 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। जब मूल संविधान बोला जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि जब संविधान लागू हुआ था, प्रारंभ में जब संविधान बिल्कुल स्टार्टिंग में बना था, उस समय की स्थिति को मूल संविधान कहा जाता है। इसमें 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके इसको अनुच्छेद 300 क के तहत एक विधिक अधिकार का दर्जा प्रदान कर दिया गया। यानी अगर एक मूल अधिकार निकल जाएगा तो मूल अधिकार की संख्या कितनी बच गई? 6। इस प्रकार आप ये कहेंगे कि वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी? 6 है। और ये जो 44वें संविधान संशोधन के तहत जो मूल अधिकार से संपत्ति का अधिकार हटाया गया, इसके तहत 2 अनुच्छेद हटाए गए। कौन कौन से? अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19(1) का च। ये भी याद रखेंगे आप। इसके अतिरिक्त मूल अधिकार से आपके यहाँ प्रश्न नहीं आएगा, मतलब इस सेक्शन से। अगला देखिए, और मूल अधिकार काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम वर्तमान में जो 6 मौलिक अधिकार हैं उनको अगर देखें तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। अब इस समानता के अधिकार में कई अधिकार हैं, अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18। उनको मैं डिफरेंट वीडियोस के माध्यम से अब इंडिविजुअल पूछता रहूंगा। यहां पर देखिए, अगला है स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, यानी अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक जितने भी अनुच्छेद हैं वो स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करते हैं। इसी प्रकार शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में जो दिया गया है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अब बाद में हम लोग इसकी चर्चा करते रहेंगे। अगला है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। इसी प्रकार पूछा जाए कि संस्कृति और शिक्षा के संबंधित मूल अधिकार, तो अनुच्छेद 29 और 30 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। ठीक है, और याद रखिएगा इसी संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को अंबेडकर जी ने संविधान की मूल आत्मा कहा था। ये भी बात याद रखिएगा। और साधारण तौर पर संविधान की मूल आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को, प्रियम्बल को। ठीक है, अगला देखिए, आगे कह रहा है कि भारत के उन राष्ट्रपति का नाम बता दीजिए जो उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। ये प्रश्न काफी जगह पूछा गया है और इस प्रश्न में जो और अतिरिक्त प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनको भी जरा समाहित कर दिया गया। जरा उन नामों पे गौर रखिए और ये नाम एक प्रकार से मैं कहूंगा आपको रटे होने चाहिए। पहला नाम है स्वर्णपल्ली राधाकृष्णन। ये उपराष्ट्रपति भी रहे और बाद में राष्ट्रपति बने। इनको दार्शनिक राजा के नाम से भी जाना जाता है। यानी अगर पूछा जाए दार्शनिक राजा के नाम से किस राष्ट्रपति को जाना जाता है तो आपका सीधा जवाब होगा स्वर्णपल्ली राधाकृष्णन। इसी प्रकार अगला नाम है जाकिर हुसैन का। जाकिर हुसैन साहब भी उपराष्ट्रपति रहे और बाद में राष्ट्रपति बने और ये बिहार के राज्यपाल भी रहे। प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में राज्यपाल भी रहे, तो आप सीधे जाकिर हुसैन को टिक करेंगे। अगर पूछ दिया जाए पर्टिकुलर जाकिर हुसैन के बारे में कि किस राज्य के, तो बिहार राज्य के। अगला नाम है वराहगिरी वेंकटगिरी। वराहगिरी वेंकटगिरी महोदय ये भी उपराष्ट्रपति रहे, बाद में राष्ट्रपति बने और ये ट्रेड यूनियन से संबंधित हैं। यानी अगर पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति ट्रेड यूनियन से संबंधित हैं, तो सीधे वेंकटगिरी को टिक करेंगे। इसी प्रकार आर वेंकट रमन साहब ये भी उपराष्ट्रपति रहे फिर राष्ट्रपति बने। शंकर दयाल शर्मा उपराष्ट्रपति रहे, राष्ट्रपति बने। के आर नारायण उपराष्ट्रपति रहे, राष्ट्रपति बने। इन नामों को याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है क्योंकि वर्तमान समय में राष्ट्रपति के संदर्भ में चर्चा भी चल रही है। अगला देखिए, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त है, तो आपका जवाब होगा अनुच्छेद 123 1, 2, 3 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो आपका जवाब होगा अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख है। अगला प्रश्न देखिए, हिस्ट्री से है, रानी का अभिलेख किस अभिलेख
को कहा जाता है? तो कौशांबी अभिलेख को कहा जाता है। कौशांबी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है, बहुत जगह पूछा गया है। अगला प्रश्न है, राज्याभिषेक से संबंधित मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को क्या कहा? तो जो मास्की का लघु शिलालेख है उसमें अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा। ठीक है। अगला प्रश्न है, मार्ग निर्माण के अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो एग्रोनोमोई कहा जाता था। किसको? मार्ग निर्माण के अधिकारी को। इसी प्रकार राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाले अधिकारी को सीताध्यक्ष कहा जाता था। अगला प्रश्न है, दक्षिणा पथ का स्वामी किस शासकों को कहा जाता था? तो सातवाहन शासकों को दक्षिणा पथ का स्वामी कहा जाता था। यदि उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध गुप्तकालीन मंदिर की बात करें तो दशावतार मंदिर जो कि देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में है, ये गुप्तकालीन मंदिर है। इसी प्रकार कानपुर उत्तर प्रदेश में भीतर गांव मंदिर, ये भी गुप्तकालीन मंदिर है। आपको याद होना चाहिए क्योंकि बहुत जगह यह प्रश्न पूछा गया। अगला देखिए, राज प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर जो कि शिव मंदिर है, इसका निर्माण कराया था। यानी तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राज प्रथम ने। अगला प्रश्न है, किस शासक ने बंगाल में के शासक महिपाल को पराजित करके गंगैकोंडचोल की उपाधि ली और इसके साथ ही साथ एक नई राजधानी बनाई जिसका नाम रखा गया गंगैकोंडचोलपुरम? तो आपका सीधा जवाब होगा राजेंद्र प्रथम। यहाँ कई नाम दे दिया जाता है और आप तुरंत कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है, आप कंफ्यूजन को दूर करने की क्लास चल रही है। यानी राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंडचोल की उपाधि ली, किसको पराजित करके? बंगाल के शासक महिपाल को, और नई राजधानी गंगैकोंडचोलपुरम की स्थापना की। अगला प्रश्न है, चोलों का राजकीय चिन्ह क्या है? तो आपका जवाब होगा चोलों का राजकीय चिन्ह बाघ है। इसी प्रकार प्रश्न पूछा जाता है कि पांड्यों का राजकीय चिन्ह क्या है? तो मछली, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एलोरा का कैलाश मंदिर जिसे गुहा मंदिर के नाम से भी जानते हैं, इसका निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कृष्ण प्रथम से संबंधित। अगला प्रश्न है, एलोरा व एलिफेंटा गुफाओं में मंदिरों का निर्माण किसके समय में हुआ था? तो राष्ट्रकूट शासकों के समय एलोरा और एलिफेंटा गुफाओं में मंदिरों का निर्माण किया गया था। एक बात याद रखिएगा, एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं जो गुफाओं बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मंदिरों का नगर किसे कहा जाता है? तो एहोल को मंदिरों का नगर कहा जाता है। चालुक्यों का पारिवारिक चिन्ह क्या है? तो वराह। वराह किसका पारिवारिक चिन्ह है? चालुक्यों का। अगला प्रश्न है, ये मेडिवल हिस्ट्री से है, ये युद्ध में लूट से प्राप्त धन को क्या कहा जाता था? तो खुम्स। युद्ध में लूट से प्राप्त धन को खुम्स कहते थे। इसी प्रकार गैर मुस्लिम कृषकों से लिया जाने वाला कर क्या कहा जाता था? खराज। जो गैर मुस्लिम हैं, ऐसे कृषक जो मुस्लिम नहीं, उनसे जो कर लिया जाता था उसको खराज कहते थे। गयासुद्दीन तुगलक से यह बात किसने कही थी कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है? तो वह है निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक से कहा था कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है। अगला प्रश्न देखिए, मोरक्को के यात्री इब्न बतूता। पहली बात, मोरक्को कहाँ का यात्री? इब्न बतूता कहाँ का यात्री? मोरक्को का। दूसरी बात कि वो भारत किसके समय में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता आया था। इसने अपने यात्रा वृतांत को एक पुस्तक लिखी, किस नाम से? किताब उल रहेला के नाम से। और किस भाषा में? तो अरबी भाषा में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिंदुओं के त्योहार होली में सम्मिलित होने वाला कौन सा शासक था? तो मोहम्मद बिन तुगलक हिंदुओं के त्योहार होली में सम्मिलित होता था। अगला प्रश्न है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर राज्य की स्थापना की गई थी। और किसके शासनकाल के दौरान? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर किसने ये बात कही थी कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? ठीक है, ये सुल्तान लिख दिया गया है, सुल्तान होगा। ठीक है, सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ये बात मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में किसने कहा था? तो याद रखिएगा, ये बात बदायूनी ने किया था। यही प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न, ब्राह्मणों पर जजिया कर किसके द्वारा लगाया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया गया था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा एक सिंचाई कर लगाया गया था जिसका क्या नाम था? हब ए सर्ब। यानी हब ए सर्ब क्या है? सिंचाई कर। और किसके द्वारा आरोपित किया गया ये पहला सिंचाई कर था? ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। इसी प्रकार फिरोज शाह तुगलक के द्वारा एक खैराती अस्पताल जिसका नाम क्या था? दारुल सफा, इसकी स्थापना हुई थी। फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की भी स्थापना की थी। और याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने दासों की देखभाल के लिए दीवान ए बंदगान की भी स्थापना की थी। ये फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में ये जो विभागों की स्थापना की गई या कर लगाया गया, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला देखिए, वर्धा में 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक हुई और उस बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है,
अब इस प्रस्ताव के पास होने के बाद 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई। तो दोनों डेट आप याद रखेंगे, और किस प्रस्ताव के तहत, तो वर्धा प्रस्ताव के तहत। अगला देखिए, और इसी में एक बात याद रखिएगा कि 8 अगस्त 1942 को गांधी जी सहित महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। किस ऑपरेशन के तहत, तो ऑपरेशन जीरो के तहत। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, और याद रखिएगा इसी आंदोलन के दौरान बलिया, तामलुक और सतारा में समानांतर सरकार का गठन भी किया गया। अगला प्रश्न है, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन किसके नेतृत्व में दिल्ली आया, तो याद रखिएगा पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में। और कब आया, तो 24 अगस्त 1946 को। किसके नेतृत्व में, पैथिक लॉरेंस के। और इस कैबिनेट मिशन में और अन्य सदस्य कौन थे, तो स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, याद रखिएगा, यहां से भी कई बार प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न है, भारत की आजादी के समय इंग्लैंड के सम्राट कौन थे, तो आपका जवाब होगा जॉर्ज सस्टम आजादी के समय इंग्लैंड के सम्राट थे। इसी प्रकार प्रश्न पूछा गया कि आजादी के समय यदि प्रधानमंत्री कौन था, तो आपका जवाब होगा क्लीमेंट एटली, जो कि लेबर पार्टी से संबंधित थे। वो भारत की आजादी के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई, तो आपका जवाब होगा थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई। और कहां पर की गई, तो न्यूयॉर्क में की गई। दूसरी बात कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो आपका जवाब होगा मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अल्काट के द्वारा थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई। और दूसरी बात कि थियोसोफिकल सोसाइटी का जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय है वो 1882 में अडियार मद्रास में खोला गया। ये बात याद रखिएगा, थियोसोफिकल सोसाइटी से संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो आपका जवाब होगा 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई। और अगर पूछा जाए कि ये स्थापना कहाँ की गई, तो बंबई में की गई। दूसरी बात कि गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई, तो आपका जवाब होगा ज्योतिबा फूले द्वारा गुलामगिरी पुस्तक की रचना की गई। इसी प्रकार अगर पूछा जाए कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो अंबेडकर जी के द्वारा 1924 में बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई। एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है। अगला है, मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत कब लॉन्च हुआ, 1927 में। अगला है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी, तो गांधी जी के द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब होगा रनाडे साहब को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। और रनाडे साहब ने 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। दोनों बातें याद रखेंगे आप। अगला है, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो आपका जवाब होगा आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा की गई। और कब और कहां की गई, तो 1875 में बंबई में दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। और इसमें दयानंद सरस्वती ने एक नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। याद रखिएगा इन बातों को। अगला देखिए, अगर पूछा जाए कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो आपका जवाब होगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। और एडम स्मिथ की एक पुस्तक है जो काफी पॉपुलर है, वेल्थ ऑफ नेशन। ये भी याद रखेंगे आप। एक टर्म यूज होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों स्टैब्लिश होते हैं, और दोनों की भूमिका के द्वारा जब अर्थव्यवस्था रन करती है तो उसको कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। और इस प्रकार की अर्थव्यवस्था का अगर उदाहरण पूछा जाए तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसी प्रकार यदि आपसे पूछा जाए कि समाजवादी अर्थव्यवस्था की क्या निशानी है, तो जब मांग, पूर्ति, कीमत और उत्पादन इन पर सरकार का नियंत्रण हो तो इसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और याद रखिएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था को ही नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है, तो लाभ कमाना। यानी अगर इसको दूसरी तरह से पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य लाभ कमाना है, तो आप सीधे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को टिक कर देंगे, और नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। दूसरी बात कि अगर उत्पादन पर स्वामित्व देखा जाए तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन पर निजी स्वामित्व होता है। और दूसरी बात, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था या नियोजित अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए, आगे कह रहा है कि भारत में आधुनिक नियोजन के प्रणेता किसे माना जाता है, तो याद रखिएगा एम विश्वेश्वरैया को भारत में आधुनिक नियोजन के प्रणेता माना जाता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक का नाम क्या है, तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। जो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक है वो एम विश्वेश्वरैया साहब द्वारा लिखी गई। और ये एम विश्वेश्वरैया साहब भारत में आधुनिक नियोजन के प्रणेता माने जाते हैं। अब कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है, भारत में बना प्रथम कंप्यूटर कौन सा है, तो आपका जवाब होगा सिद्धार्थ। अगर पूछा जाए कि कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा F1 से लेके F12 तक कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या 12 होती है।
इसी प्रकार अगर पूछा जाए कि सीपीयू में जो बाहरी डिवाइसेज लगी रहती हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, तो उनके लिए एक शब्द यूज होता है पेरिफेरल डिवाइस, यानी जो सीपीयू में एक्सटर्नल डिवाइसेज अटैच होती हैं उनको पेरिफेरल डिवाइस के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण क्या है, तो आप सीधे बताएंगे डीवीडी, यानी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, यानी डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। इसी प्रकार अगर ये पूछा जाए कि एक ऐसा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक साथ कई प्रोग्राम चलाए जाते हैं तो उसका नाम क्या है, तो आपका सीधा जवाब होगा लाइनेक्स। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बनाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के प्रयोग को आसान बनाने वाले प्रोग्राम को या प्रोग्राम के कलेक्शन को यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसी प्रकार यदि पूछा जाए कि पोस्ट का फुल फॉर्म, तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या नाम है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पूछा जाए कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं बूटिंग। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए गए हों तो उसको क्या कहते हैं, उसको पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, सी का विकास किसके द्वारा किया गया, तो आपका जवाब होगा डेनिस रिची के द्वारा सी का विकास किया गया। और अगर ये पूछा जाए कि सी का विकास किस ईयर में हुआ, तो आपका जवाब होगा 1972 में। अगला है, ASCII का पूर्ण नाम क्या है। यह प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए इसको याद रखिएगा। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये ASCII का फुल फॉर्म है। यदि आपसे यह पूछा जाए कि आईपी एड्रेस को विभाजित होते हैं कितने क्लासेस में, तो आपका जवाब होगा 4 क्लासेस में आईपी एड्रेस को विभाजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाफ ड्यूप्लेक्स सिद्धांत पर काम करने वाले किसी उपकरण का नाम बताइए, तो आपका जवाब होगा वॉकी टॉकी हाफ ड्यूप्लेक्स सिद्धांत पर काम करता है। यदि ये पूछ दिया जाए कि हाफ ड्यूप्लेक्स सिद्धांत का उदाहरण कौन सा है, तो वॉकी टॉकी। ठीक है, इस प्रकार आज आपने सामान्य ज्ञान की इस पार्ट को कंप्लीट किया। अगले पार्ट में नए प्रश्नों के साथ फिर मुलाकात होगी। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, परीक्षा तक आपके जो भी सिलेबस हैं उसको कंप्लीट करा दिया जाएगा। आप लोग का एक दायित्व है, अपनी तैयारी को सतत जारी रखें, उसके लिए बहुत तनाव ना लें, तैयारी बराबर जारी रहनी चाहिए। आप सभी को शुभ